We all are going through very difficult times. In fact, the entire country is fighting a war against coronavirus. So I would request everyone to cooperate with the Government of India and the state. अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान आज से गौरी गणेश के पूजन से हुआ शुरू। अयोध्या में चारों ओर धार्मिक जयघोष की गूंज। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से विशेष साक्षात्कार में कहा, राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया था उनको श्रद्धांजलि देने का भी होगा ये अवसर। देश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर हुई 65.77%। पिछले 24 घंटों में 40,500 से अधिक लोग हुए ठीक। अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों का हुआ सैंपल टेस्ट। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख और समृद्धि की कामना। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला का स्थल अलौकिक, दिव्य और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान आज प्रातः शुरू गौरी गणेश के पूजन से शुरू हो गया। पूजन काशी और अयोध्या के 9 प्रकांड पुरोहित करा रहे हैं। इसी के साथ अयोध्या के मंदिरों और घरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हवन, पूजन और रामायण पाठ के साथ ही भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो गया है। अयोध्या में चारों ओर धार्मिक जयघोष की गूंज है तो कोई शंखनाद भी कर रहा है। भूमि पूजन के पूर्व कल विराजमान रामलला स्थल पर रामार्चा अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा, जो कि 6 घंटे तक अनवरत चलेगा और 5 अगस्त को सुबह से विधि पूजा होगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन प्रारंभ करने के पूर्व तक जारी रहेगी। इस बीच अयोध्या तरह तरह के धार्मिक गतिविधियों के साथ भक्तिमय वातावरण में डूबी रहेगी। आज प्रारंभ पूजन के साथ विश्व भर के सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के 500 वर्षों की प्रतीक्षा भी पूरी हो गई। अयोध्या के मंदिरों और घरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हवन, पूजन और रामायण पाठ के साथ ही भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो गया है। अयोध्या में चारों ओर धार्मिक जयघोष की गूंज है तो कोई शंखनाद भी कर रहा है। भूमि पूजन के पूर्व विराजमान रामलला स्थल पर रामार्चा अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा, जो कि 6 घंटे तक अनवरत चलेगा और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण की वैदिक रीति रिवाज से 21 वेद पंडितों के माध्यम से पूजन अर्चन के साथ भूमि पूजन करेंगे। इससे पहले सुबह से वेदी पूजा होगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन प्रारंभ करने से पूर्व तक जारी रहेगी। इस बीच अयोध्या तरह तरह के धार्मिक गतिविधियों के साथ भक्तिमय वातावरण में डूबी रहेगी और रात्रि काल में आकर्षक रोशनी से नहाई हुई रहेगी। माँ देवकाली जी जो हैं, ये सीता माँ की कुल देवी, तो बिना कुल देवी के पूजन के कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता। इसी के निमित्त में यहाँ पूजा करने आया था ट्रस्ट के बिहार पर। बहुत खुशी है और हम लोग 5 तारीख को दिया भी जलाएंगे और ये पूजा पाठ भी होगी और राम मंदिर के इतने वर्षों की बाद आई। हम लोग बहुत अयोध्या वाले इतनी खुश हैं कि इतना हर एक चीज़ का चमत्कारी भी और जगह जगह हर एक चीज़ नरेंद्र मोदी ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा किया है। हम लोग बहुत खुश हैं। इतने सालों से ये फैसला लटका हुआ था राम मंदिर का, अब भगवान जी का राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसके लिए पूरे देशवासी, पूरे अयोध्यावासी सारे खुश हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के कारण ही हो पाया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से विशेष साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 5 तारीख को भूमि पूजन करेंगे। साथ ही राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया था उनको श्रद्धांजलि देने की भी ये तारीख होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस अवसर पर आकर के
लगभग 500 वर्षों के इस लंबे इंतजार को आज अपनी कर कमलों से, अपनी उपस्थिति से वर्तमान पीढ़ी को न केवल गौरवान्वित कर रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी नजीर रखने जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन सभी हुतात्माओं को जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक लंबा संघर्ष किया था, अपना बलिदान दिया था, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपनी आंखों के सामने इस ऐतिहासिक क्षण को नहीं देख पा रहे हैं, उन सबको भी श्रद्धांजलि देने का एक अवसर 5 अगस्त 2020 की तिथि होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व समस्या का समाधान नहीं चाहता है। राम मंदिर के निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में कांग्रेस ने नेतृत्व कभी भी समस्या का समाधान नहीं चाहता था। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेतृत्व ने 1949 में श्री सोमनाथ मंदिर की समस्या के समाधान में भी रोड़ा अटकाया था। और यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भी समय समय पर रोड़ा अटकाया था। और अंतिम रोड़ा इनका वो भी था जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि न्यायालय 2019 के पहले इस समस्या का समाधान न करे। ये भी कांग्रेस के ही एक नेता ने किया था। राम मंदिर आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लाने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में आभासी रूप से शामिल रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को आमंत्रित किया है, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य कारणों से वे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहेंगे और उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करने की योजना है। मथुरा अवध में श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला में यमुना जल मिश्रित पवित्र ब्रजरज समाविष्ट होगी। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की साध्वी ऋतंभरा वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित ब्रजरज लेकर 4 अगस्त को अयोध्या रवाना होंगी। उन्हें साध्वी ऋतंभरा समेत 4 लोगों को अयोध्या से निमंत्रण आया, जिसमें वृंदावन के संत फूलडोल महाराज, विजय बहादुर सिंह, विशेष कार्याधिकारी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान शामिल है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए श्री कृष्ण की नगरी में उल्लास है। राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंभरा ने वृंदावन के केशी घाट पर ब्रजरज और यमुना के पवित्र जल का पूजन किया। वृंदावन की ब्रजरज लेकर जा रही हूँ और जितने भी यहाँ प्रमुख देवस्थान हैं उनकी रज और उनके कुंडों का अमृत लेकर जल के रूप में ले जा रही हूँ। यमुना मैया का आशीष ले जा रही हूँ, संतों की सद्भावना ले जा रही हूँ, ब्राह्मण देवताओं की भावनाएं ले जा रही हूँ। यमुना की बत कही सरयू मैया के कान में गुनगुनाऊंगी, वो भावना लेके जा रही हूँ। कैसे बताऊं क्या लेके जा रही हूँ। शब्द ब्रह्म है पर शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है। इस आनंद को व्यक्त करना आज इस पवित्र स्थल में जहाँ प्रभु जी का यहाँ जन्म हुआ हो और हजारों साल पुराना एक ऐतिहासिक स्थल, यहाँ आज वृक्षारोपण कार्यक्रम महाराज श्री द्वारा यहाँ मंदिर जी द्वारा यहाँ रखा गया। आज उस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम पर्यावरण को ठीक करने के लिए और हमारा 5 तारीख को जो हमारे अयोध्या में जन्मभूमि में जो एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उनका मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है, फिर उसके उपलक्ष्य में मथुरा के सभी ने आके यहाँ वृक्षारोपण किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसके लिए गणमान्य लोगों को आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इस पूजन का पहला आमंत्रण अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को भेजा गया है। उनको यह आमंत्रण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से भेजा गया है। इकबाल अंसारी के साथ मुस्लिम पक्षकार रहे हाजी महबूब को भी निमंत्रण मिला है और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले मोहम्मद शरीफ को भी आमंत्रण दिया गया है।
इकबाल अंसारी ने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैंने पहले भी कहा था कि ये धार्मिक कार्यक्रम है और वो अगर मुझे बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे जिले में आ रहे हैं। सबको इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में रोजगार होगा, अयोध्या में विकास होगा, मंदिर बनेगा, खूबसूरती होगी, विकास होगा, रोजगार मिलेगा। मंदिर के साथ साथ में अयोध्या की भी तकदीर बदलेगी, अयोध्या खूबसूरत बनेगी। हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं। खुशी इस बात की है कि हम प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या। अयोध्या में रोजगार होगा, विकास होगा, मठ मंदिर बनेगा, खूबसूरती बढ़ाई जाएगी, विकास होगा, रोजगार मिलेगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस बात की अनुमति दे दी है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के इंसानों के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल कर सके। क्लिनिकल एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर गहन मूल्यांकन के बाद DCGI ने SII को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने ये वैक्सीन विकसित की है। इसके दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। भारत में इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करने के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट इसका उत्पादन भी करेगी। इस वैक्सीन की प्रारंभिक परीक्षण की रिपोर्ट सकारात्मक आई है। ये वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने के साथ ही व्हाइट ब्लड सेल भी पैदा करती है, जिसे किलर यानी T सेल भी कहते हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल स्वस्थ 18 साल से ज्यादा की उम्र के 1600 लोगों पर किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण के मरीजों के ठीक होने की दर 65.77% हो गई है। देश में अब तक 11,86,203 मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई है। ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा बहुत कम, महज 2.11% है। कोरोना संकट के इस दौर में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक विदेश से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। इनमें से 7 दिन सरकार द्वारा तय किए सेंटर में तथा 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। सरकार द्वारा तय सेंटर में क्वारंटीन रहने में आने वाले खर्च खुद व्यक्ति को ही उठाना होगा। संस्थागत क्वारंटीन से बचने के लिए यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट भी यात्री को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जांच रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों को लिखित में ये देना होगा कि वो 14 दिन क्वारंटीन में रहने को तैयार हैं। इस दौरान उसे अपनी सेहत पर खुद नजर रखनी होगी। तनावग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ पेरेंट्स की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इन लोगों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन हो सकता है। इस दौरान आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जरूरी है। सभी यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। सड़क के रास्ते देश में प्रवेश करने वाले लोगों को भी ऊपर बताए नियमों का पालन करना होगा। आज भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार रक्षाबंधन है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी भी कहते हैं। आज बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके साथ भाई अपनी बहनों की रक्षा का प्रण लेते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार को और मजबूत बनाता है। इस बार रक्षाबंधन कोरोना के कहर के बीच हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि इस साल त्योहार मनाते समय सभी लोग मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करने जैसी आवश्यक बातों का पालन करें। रक्षाबंधन का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर सभी देशवासियों को बधाई। राखी प्रेम और विश्वास का वो अटूट धागा है जो बहनों को भाइयों से जोड़ता है। आइए आज हम सब महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प दोहराएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा कि रक्षाबंधन समाज में बंधुत्व की भावना का भी प्रतीक है। महामारी के इस दौर में परस्पर सहिष्णुता, संक्रमण से प्रभावित लोगों और उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति और सहायता, बंदी के कारण प्रभावित हुए श्रमिक भाइयों को हर संभव मदद, यही इस रक्षाबंधन को सार्थक बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक
रक्षाबंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। आनंदीबेन ने कहा कि भाई बहन के प्रेम एवं रक्षा के वचन का ये पर्व देश भर में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश और दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में स्वयं तथा अपने परिजनों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए इस पर्व की परंपरा का निर्वहन करना होगा, जो रक्षाबंधन की मूल भावना भी होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। देश में 3 तलाक विधेयक लागू हुए 1 वर्ष पूरा होने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार को राखी बांधी और केंद्रीय मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजी। मेरा हक फाउंडेशन के बैनर तले 3 तलाक पीड़ित महिलाएं संतोष गंगवार के निवास पहुंची और राखी बांधी। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक की आवाज उठाने के लिए धन्यवाद कहा। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा भाई बनकर उनके हितों की रक्षा की है, जिसके लिए समाज की महिलाएं उनकी ऋणी हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के संदर्भ में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग की वो चिंता कर रहे हैं और सबकी समझ में आता है कि मुस्लिम बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसको हम दूर करें और देश को एक नई दिशा में ले जाने का काम करें। देश के अंदर ही नहीं, दुनिया में मोदी जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिर चाहे वो कोरोना से निपटने का मामला हो और जैसा आज यहाँ पर हम इस घटना को 1 वर्ष हो गया और 1 वर्ष के बाद जैसा अभी हमारी बहन संज्ञान में ला रही थी कि 82% इस मामले में कमी आई है मुकदमों में। ये समझ में आता है कि वास्तव में इसे समाज ने कैसे पसंद किया और किस हिसाब से इसको लेने का काम किया। तो वास्तव में ये आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है कि जब पूरे समाज के अंदर, खास तौर से मुस्लिम समाज के अंदर लोगों के मन में भावना आई है, सारे मुस्लिम बहनों के बीच में बात आई है कि उनके हित की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की और उनकी एक सही दिशा में ले जाने का काम किया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रक्षा सूत्र भेज रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, उसी तरह से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री हम मुस्लिम महिलाओं की रक्षा व सुरक्षा कर रहे हैं। चाहे बात 3 तलाक की हो, चाहे धारा 370 की हो, ऐसे तमाम कार्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किए हैं, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। उन्होंने कहा कि वो इस रक्षा सूत्र के माध्यम से अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाजपा नेता का कहना था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को राखी दी गई है, जो उनके द्वारा कुरियर के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भिजवा दी मोदी जी को भी देना चाहते हैं और योगी जी को भी देना चाहते हैं। और ये दोनों जनी हमारे भाई हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि राखी हम कुरियर के तरीके से उनको पहुंचा दिया जाए कि मतलब हमारे लिए इतना किए हैं, हमारे लिए 3 तलाक भी किए, हम मतलब हम गरीबों को इतना देख रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आगे भी मोदी जी यही करें और वो हमेशा अच्छे से रहें, उनको कोई भी दुख तकलीफ ना आए। बस हम यही चाहते हैं और अच्छे से ही सब कुछ हो जाए, बस यही चाहते हैं। हम यही दुआ दे रहे हैं कि मोदी जी हमेशा खुशहाल रहें, हमेशा खुश रहें, उनको कोई भी दुख तकलीफ ना आए। बस जब हमारे लिए इतना किए हैं तो हम लोग भी उनको तो दुआ तो दे ही सकते हैं ना। भेज रहे हैं अपने भाई को भेज रहे हैं कि मेरा भाई जो है सुखी से रहें और सुख कामना करें और बढ़िया से जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा हम लोग के लिए कर रहे हैं और आगे इससे भी अच्छा करें। कौन है? हमारे क्षेत्र की जो मुस्लिम बहनें हैं, इन्होंने राखी हम लोगों को दिए हैं कि नहीं आप ले आकर के
आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी को यह सप्रेम भेंट कर दें, कोरियर के माध्यम से वहाँ पहुँचा दें। हम बहनों की सुरक्षा के लिए जो 3 तलाक 370 ये जो धाराएं हैं इनको हटा करके ये हमको जो आज़ादी दी है नरेंद्र दास मोदी जी ने, हम उनके प्रति उनको दीर्घायु होने की कामना के चलते और ये जो राखी है रक्षाबंधन के अवसर पे हम उनको सप्रेम भेंट दे रहे हैं। इसको आप हमारे तरफ से वो कोरियर के माध्यम से जरूर नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पहुँचाने की कृपा करें। प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा को मंजूरी दिए जाने के बाद महिलाओं की खुशी दोगुनी हो गई है। आज सुबह से ही महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए घर से निकल पड़ी। महिलाएं रविवार रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक फ्री में रोडवेज में सफर कर सकेंगी। ये सुविधा परिवहन निगम की साधारण समेत सभी श्रेणियों की एसी बसों में भी लागू है। वरिष्ठ सेवा प्रबंधक श्वेता सिंह ने बताया कि जिन महिलाओं ने एडवांस में बुकिंग करा रखी थी उनको पैसे वापस किए जाएंगे। इस रक्षाबंधन त्यौहार पे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी के आदेशानुसार उनके निर्देशों में पिछले 2 साल की भांति इस साल भी आज 2 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 3 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक के महिलाओं के लिए सभी सेवाएं निःशुल्क होंगी। ये निःशुल्क सेवा महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों में मान्य है और जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग अगर करा रखी होगी आज की यात्रा की तो उनका रिफंड भी उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। फैजाबाद राखी बांधने मतलब वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं हर बार, फिलहाल वैसे भी अब की बार किए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरदोई जा रही हूँ, मैं भाई को राखी बांधने जा रही हूँ, थैंक यू बोलूँगी। आज संस्कृत दिवस है। संस्कृत दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी देशवासियों को संस्कृत दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। भारत देश के प्राचीन ग्रंथ वेद आदि की रचना संस्कृति में ही हुई थी। ये भाषा बहुत सी भाषा की जननी है। बुंदेलखंड के जिले हमीरपुर के कोरोना सर्वाइवर दंपत्ति मंजूलता व रणविजय, जो कि छोटी सी आटा चक्की चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, कोरोना संक्रमण से जीत कर आए हैं। उन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था देख शासन प्रशासन की सराहना की है। लोगों के दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि प्राइवेट अस्पताल में बेहतर इंतजाम होता है, लेकिन इस वैश्विक महामारी कोरोना के चलते कोरोना संक्रमण से ठीक होकर आए हमीरपुर के दंपत्ति रणविजय व मंजूलता ने बताया कि जिस हॉस्पिटल में हमारा इलाज किया जा रहा था वहां हर तरह की व्यवस्था अच्छी थी। अस्पताल में साफ सफाई का भी खास प्रबंध था। हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। 17 को हम लोग चेकअप कराने गए, 17 को तो हमने चेकअप करा दिया वहाँ जाके। इसके बाद आ गए तो तबीयत तो वही ठीक थी 18 तारीख को, और 22 तारीख को श्यामा साहब का फ़ोन आया हमारे पास और वो हमसे कहने लगे कि आप लोग जो हैं तो क्या चेकअप कराए हैं? मैंने को जी हाँ। बोले आप लोगों को पॉजिटिव निकला हुआ है और आप लोग बांदा जाने की तैयारी कर लो। वहाँ जाने के बाद ये हुआ कि डॉक्टर साहब ने एडमिट किया, वहाँ फाइल हमारी यहाँ से गई। इसके बाद वो अपना सुबह शाम उनका आना था कि कोई दिक्कत हो या परेशानी आप लोग बताइए। और खाने पीने में ये हुआ कि खाने पीने की व्यवस्था सही थी, पानी वानी की भी सही व्यवस्था थी। तो उन्हें 6 दिन हमें रखा वहाँ और 27 तारीख को हमको डिस्चार्ज बना के दे दिया और बोले कि आप 14 दिन अपने घर में रहिए। 22 तारीख खाना पीना बढ़िया था, दाल चावल रोटी सब्जी दोनों टाइम। अब यहाँ जब किसी हॉस्पिटल में है तो लेटने की व्यवस्था नहीं थी, नहाने की व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ पे पूरा प्रबंध किया गया था, बेड से लगा के नहाने तक के लिए पूरी सुविधा दी गई थी। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। हम लोग से पूछने आते थे कि यहाँ पोछा लगा है, झाड़ू लगी है, बाथरूम सही है, जो कमी हम लोग बता देते थे वो तुरंत करवाते थे पूरी। लगातार हुई बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी के कारण घाघरा सरयू दोनों नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गई हैं। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा 108 सेंटीमीटर तो अयोध्या पुल पर सरयू 79 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण तरबगंज के भिखारीपुर सकरौरा बांध पर जबरदस्त कटान शुरू हो गई है, जिससे आसपास के गांव में लोग अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए जुट गए हैं। इस बंधे पर 3-4 दिनों से कटान शुरू है। बांध कटता देख सिंचाई विभाग के साथ गांव वाले भी बांध बचाने में जुट रहे हैं।
रिसाव व कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू करा दिया है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण आशा छोड़ चुके हैं। वहीं त्रिवेंद्र त्रिपाठी अधीक्षण अभियंता ने बताया कि बंधा संवेदनशील बना हुआ है, कटान जारी है। जहां दिक्कत होती है वहां मशीनों से मरम्मत की जा रही है। सर, नदी बंधे को काट रही है, पानी उफान पर है, खतरे के निशान पे। तो अभी मतलब पानी हम लोग यहाँ से सुरक्षित हो जगह पर चले जाएं, ईटा उटा लेकर के जो सामान है हमारा, मतलब ये कट रहा है, बंधा भर जाएगा या कटान में आ जाएगा तो हम लोग मतलब नुकसान में जाएंगे। वो अपने सामान सुरक्षित कर रहे हैं किसी दूसरे स्थान पे लेके जाके। अब उम्मीद तो 100%, 99% छोड़ चुके हैं कि बंदा कट जाएगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत भारत को कुपोषण मुक्त कराने का अभियान शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में व्यापक कम वजन, बौनापन एवं व्याप्त अनीमिया की दरों में प्रतिवर्ष 2 से 3% की दर से सुधार लाना है। इसी क्रम में प्रयागराज की जिला महिला चिकित्सालय के पोषण स्वास्थ्य केंद्र की कोऑर्डिनेटर अंजलि जादव ने बताया कि नवजात शिशु को 2.5 से 3 किलो का होना चाहिए। किशोरियों में कुपोषण ना हो, इसलिए उनको आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए अनेक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे सभी आयु और वर्ग के लोगों को फायदा मिल रहा है और देश की मृत्यु दर भी घट रही है। छोटे बच्चे, उनमें कुपोषण का शिकार ना हो, उनमें कोई किसी तरह का कोई बौनापन ना हो, उनमें जो लंबाई है उसका स्तर सही रहे, उनमें जो एनीमिया का स्तर है वो भी सही रहे, खून की कमी ना हो उनमें, और उनका वजन कम ना हो। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे हैं, 0 से लेकर 2 साल के बच्चे हैं, या बच्चा तुरंत पैदा हुआ है तो 2.5 से 3 किलो के बीच में होना चाहिए। इससे कम वजन का बच्चे को थोड़ा रिस्क रहता है। ऐसे ही छोटे बच्चे हैं तो उनमें कुपोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए 2 टिटनेस के टीके हैं, उनको पोषण मिलता है आंगनबाड़ी सेंटर से। उनको खान पान के लिए आयरन, फॉलिक एसिड की दी जाती है, गोलियां दी जाती हैं। उनके पूरे 9 महीने पूरा उनका जो 3 से 4 KNC चेकअप है वो भी कराए जाते हैं, और साथ ही साथ इन महिलाओं को आंगनबाड़ी सेंटर से जोड़ दिया जाता है। और जो छोटे बच्चे हैं 0 से लेके 2 साल के, 0 से लेके 6 साल तक के, इनको भी आंगनबाड़ी सेंटर से जोड़ दिया जाता है, ताकि इनमें जो पोषण है वो पूरी तरह से मिले। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान आज से गौरी गणेश के पूजन से हुआ शुरू। अयोध्या में चारों ओर धार्मिक जयघोष की गूंज। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से विशेष साक्षात्कार में कहा, राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया था उनको श्रद्धांजलि देने का भी होगा ये अवसर। देश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर हुई 65.77%। पिछले 24 घंटों में 40,500 से अधिक लोग हुए ठीक। अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों का हुआ सैंपल टेस्ट। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख और समृद्धि की कामना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।